ये बताएं कि क्या कोई भारत में ऐसा स्टेट भी है जहां इनकम टैक्स लोगों को नहीं देना होता? कॉरपोरेशन टैक्स क्या इनकम टैक्स का ही पार्ट है या अलग से कोई टैक्स है ये? भारत वन चाइना पॉलिसी को मान्यता क्यों देता है? बिहार से कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है? क्या ऐसी खूबियां हैं जो एक अच्छे मेंटोर में होनी चाहिए? May I come in, sir? कम इन। Thank you, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठिए रवि। Thank you, sir. सहज महसूस कर रहे हैं आप? Yes, sir. अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम रवि राज है। मैं बिहार के नवादा का रहने वाला हूँ। मैंने ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब्सिडरी पेपर के साथ 2020 में किया। इसके बाद से मैं सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने लगा, जिसमें पहले 69th बीपीएससी में मेरा सिलेक्शन बतौर रेवेन्यू ऑफिसर हुआ और फिर 2024 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मेरा IRS इनकम टैक्स में सिलेक्शन हुआ। तो आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है? यस सर। अच्छा, कितने अंक आए थे इंटरव्यू में? सर इंटरव्यू में मुझे 180 मिले थे। बढ़िया नंबर मिल गया। थैंक यू सर। तो मेंस में कम रह गया होगा फिर तो? सर मेंस में 790 मार्क्स थे। ओवरऑल मेरा रैंक 182 था। मेंस के आधार पर? यस सर। ठीक है, तो आप मेंस में इस साल इम्प्रूव करा है आपको? यस सर, आई फील कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट और होगा। और इंटरव्यू में भी 10-12 नंबर चाहिए आपको एक्स्ट्रा? यस सर। कैसे आएगा? क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? सर अभी तक तो बहुत ज़्यादा मैं इंटरव्यू को लेकर काम नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, बट सर मुझे ऐसा लगता है अगर पुरानी चीज़ों को मैं फिर से रिपीट करता हूँ और थोड़ा सा और अपने करंट अफेयर या चीज़ों पे बाकी चीज़ों पे ध्यान देता हूँ तो शायद इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ट्रेनिंग में आपको डायरेक्ट टैक्स कोड पढ़ा दिया गया? नो सर। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस उसके सर अभी सॉरी सर, DTC के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा? नो आई एम सॉरी सर, अभी फाउंडेशन कोर्स ही हो पाया है। अच्छा अच्छा, तो इनकम टैक्स एक्ट नया बिल तो आ गया है, इंट्रोड्यूस हो गया है ना? यस सर। उसके खास खास प्रावधान पे गौर किया है? क्या बात है उसमें? सर अभी मैंने बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ा है, पर जो भी मैंने देखा है उसके अकॉर्डिंग सर इनकम टैक्स के जो पुराने एक्ट थे उसके कंपैरिजन में इस एक्ट में चीज़ों को सिंप्लीफाई किया गया है और कंप्लायंस बेहतर हो सके, इसलिए उसमें जो भी कॉम्प्लेक्सेस थे उनको दूर किया गया है। ठीक है, आपने बिहार सरकार में भी रेवेन्यू ऑफिसर का काम किया है, वो आप ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में ले रहे हैं। ये बताएं कि क्या कोई भारत में ऐसा स्टेट भी है जहां इनकम टैक्स लोगों को नहीं देना होता? आई एम सॉरी सर। क्या क्या होना चाहिए? सर इनकम टैक्स देना चाहिए एज आई फील, क्योंकि वो इनकम का गवर्नमेंट के इनकम का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है और वेलफेयर स्टेट होने के कारण गवर्नमेंट के पास बहुत सारे वर्क होते हैं, बहुत सारे उनके एक्सपेंसेस होते हैं। एज अ रिजल्ट सर इनकम टैक्स होना चाहिए। तो बहुत पहले तो इनकम टैक्स लिया ही नहीं जाता था। भारत में इनकम टैक्स की शुरुआत कब हुई? सर ये वैसे ब्रिटिश एरा में शुरू हुआ है 1960s में, सॉरी 1860s में। 1861 में शुरू हुआ। यस सर। तो उसके पहले तो भारत में आयकर लेने का कोई रिवाज ही नहीं सर, था। निश्चित रूप से आज के तरह का इनकम टैक्स उस समय नहीं था, बट सर टैक्स के अलग सोर्स थे और ये वैदिक पीरियड से रहा है। जैसे उस समय सर हमें भाग के रूप में देना होता था एग्रीकल्चर पे टैक्स। भाग और बली में क्या फ़र्क था? सर बली जो था वो शुरू में बिल्कुल वॉलेंटरी था, जो अपने इच्छा से देना होता था, जबकि भाग एग्रीकल्चर पे देना होता था और ये कंपलसरी था। अच्छा, और अशोक ने किसी इलाके के लिए कुछ रियायत दी थी, भाग को कम किया था कि बली को कम किया था? सर शायद लुम्बिनी जब गए थे तो उस वक्त एक सर भाग को कम किया गया था। कहा कितना से कितना कर दिया गया? सर ये मैं अभी बहुत एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो 1/6 से 1/8 कर दिया गया। थैंक यू सर। तो कितना % रिडक्शन हुआ? सर ऑलमोस्ट 20% के आसपास। 1/6 का मतलब कितना %? ऑलमोस्ट 17 to 18% सर। अच्छा, 16.67 हो जाएगा। ठीक है, और 1/8 का मतलब कितना हुआ? सर लगभग 12.5% के आसपास। तो लगभग 4% की रियायत दे दी गई। सॉरी सर। तो ऐसे टैक्स हॉलीडे जैसे एक तरह से समझिए कि टैक्स कंसेशन दिया। क्या आज भी भारत सरकार टैक्स कंसेशन देती है किसी खास गतिविधि को बढ़ाने के लिए? सर अभी सैलरीड जो क्लास हैं उनके लिए 75,000 का एक्स्ट्रा रिबेट दिया गया है। अच्छा, तो ये एक सोर्स है सर। एट द सेम टाइम जो दूसरे सेक्टर्स हैं वहाँ पर भी गवर्नमेंट टैक्स को कम करके
फॉर एग्जांपल जो कॉरपोरेशन टैक्स था उसको कम करके इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर कोशिश कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि मेरा अंतिम सवाल है, टैक्स ब्रेक और टैक्स रिबेट में क्या फ़र्क होता है? आई एम सॉरी सर। अच्छा, एग्जेम्पशन और कंसेशन में क्या फ़र्क होता है? सर जो मैं इस पे सर मैं गेस कर सकता हूँ। एग्जाम्पशन से में पूरी तरह से उसमें उन्मुक्ति मिल जाती है टैक्सेशन से, जबकि कंसेशन में कुछ छूट मिलती है। चलिए ठीक है। रवि, सर इस बार के बजट के हिसाब से देखें 2025-26 के हिसाब से, सो टॉप 3 टैक्सेस कौन से हैं रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से? सर इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है। कॉरपोरेशन टैक्स क्या इनकम टैक्स का ही पार्ट है या अलग से कोई टैक्स है ये? सर वैसे ये पूरी तरह से अलग सा टैक्स है। ये डायरेक्ट टैक्स का एक हिस्सा है जो कंपनियों पे लगता है, उनके जो शुद्ध आय होती है किसी कंपनी के उस पे लगता है। ठीक है। नवादा से आप आते हैं सर। इतिहास में नवादा के बिल्कुल पास में नालंदा है, वहाँ विश्वविद्यालय है। यस सर। इस विश्वविद्यालय के बाद हम कोई बड़ा विश्वविद्यालय नहीं तैयार कर पाए अगले 600-700 सालों में, ऐसा क्यों है? सर इसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि जो बड़े एम्पायर्स थे वो कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग फेज में आ गए। यद्यपि सर इस दौरान विक्रमशिला में एक बड़े इम्पॉर्टेंट विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, लेकिन सर वो निश्चित रूप से नालंदा के स्तर का नहीं हो पाया था। ठीक है। आप मेंटरिंग करते हैं बच्चों की। सर अगर आपको मेंटरिंग करना हो नवादा जैसे ज़िले में, बिल्कुल पिछड़ा हुआ किसी गांव में, और किसी बच्चे को आपको मेंटर करना हो, बिल्कुल शुरुआती क्लास में है, उसको यूपीएससी तक की जर्नी आपको तय करानी है। यस सर। शुरुआती स्तर पर, प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर वो कौन सी 3 स्किल सेट आप उसको बताएंगे जो उसको अपने में इम्बाइब करनी है या ग्रहण करनी है? सर सबसे पहला जो स्किल सेट होना चाहिए वो डिसिप्लिन का होना चाहिए, कि वो जो भी कर रहा हो वो एक डिसिप्लिन्ड वे में करे। दूसरा सर उसे अपने कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान देना चाहिए। वो राइटिंग के स्तर पे भी होना चाहिए और बोलने के स्तर पे भी होना चाहिए। और तीसरा सर उसे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में भी प्रॉपर पार्टिसिपेट करना चाहिए, सो दैट उसके पर्सनैलिटी का ओवरऑल इवोल्यूशन हो। ठीक है। थैंक यू। बिहार के चुनावों में इस बार जो सत्तारूढ़ दल है उन्होंने एक राशि का वितरण किया है। सो आपके विचार से ये राशि रेवड़ी मानी जाए या उद्यमिता को शुरू करने के लिए एक स्टार्टअप फंड? सर ये बेसिकली उद्यमिता को शुरू करने के लिए एक सीड फंड जैसा था, क्योंकि इसके तहत पहले 10,000 रुपीज़ दिए गए हैं एक सर्टेन वर्ग की महिलाओं को, और उनको इस चीज़ के लिए भी इंस्पायर किया गया, मोटिवेट किया गया है कि वो बिज़नेस को शुरू करें, और अगर उनका बिज़नेस फंक्शनिंग होता है तो आगे चल के 2 लाख रुपया और उनको मिलेगा एज अ लोन। ठीक है। इतिहास लेखन में आजकल कई सारे प्रयोग चल रहे हैं सर। क्या आपको लगता है कि इतिहास को फिर से पुनर्लेखन की आवश्यकता है, खासतौर पर भारतीय इतिहास में? निश्चित रूप से सर इतिहास को हमेशा सर रीराइटिंग की आवश्यकता होती है। रीज़न सर कि इतिहास जो हम लिखे होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज के बेस पे होता है, और सर जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का या भाषा विज्ञान का, वैसे वैसे सर हमारे पास नए तथ्य आ रहे हैं। तो सर जब हम रीराइट करते हैं तो उसे नए डायमेंशंस, नए एस्पेक्ट और नई जानकारियों को भी उस रीराइटिंग इतिहास में शामिल किया जाता है। ठीक है रवि, मेरा अंतिम सवाल है कि आप किसी जिले में प्रशासक के तौर पर पदस्थापित हैं और आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, मातहत हैं, वो किसी कारणवश आपकी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, आप कैसे उनके भ्रम को दूर करेंगे? सर इसके लिए मेरे लिए आवश्यक होगा कि मुझे जो भी काम असाइन किया जाता है उसे मैं अपनी पूरी एफर्ट के साथ उसे बेस्ट करके दिखाऊं। और सर जब हम एफर्ट के साथ बेस्ट करके दिखाते हैं तो हमारे सीनियर्स को धीरे धीरे क्षमताओं पे विश्वास होता है, और वो फिर जो पहले एक इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स उनके मन में हमारे प्रति होगा वो दूर हो जाएगा। धन्यवाद रवि। थैंक यू सर। रवि, सर भारत वन चाइना पॉलिसी को मान्यता क्यों देता है? सर ये भारत की एक ऐतिहासिक नीति रही है, क्योंकि शुरू में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत और चीन के बीच संबंध बहुत अच्छा था, और उस समय से सर ये हमारी पॉलिसी रही है। ठीक है। तो जैसा कि आपने बताया, जब भारत और चीन के संबंध
अच्छे हुआ करते थे तब तक ये पॉलिसी ठीक थी, बट वर्तमान में पिछले कुछ दशकों में भारत और चीन के जो संबंध हैं उनमें उतनी सहजता नहीं बची है। क्या आपको लगता है कि इस पॉलिसी के बारे में भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए? निश्चित रूप से इस पॉलिसी के बारे में भारत सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, बट सर एट द सेम टाइम हमें ये देखना होगा कि हम एक जिम्मेदार देश है जिसकी नीतियाँ उसकी स्थिरता के कारण और उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार के कारण जानी जाती है। तो सर अगर हम अपनी नीतियों को बीच में अपनी सुविधा के अनुसार बदलते हैं तो हो सकता है कि हमारी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो, बट सर निश्चित रूप से इस दिशा में देखा जा सकता है, विचार किया जा सकता है। ठीक है, ये सवाल पूछने के पीछे कारण ये था कि जहां हम एक तरफ वन चाइना पॉलिसी को मान्यता देते हैं, वहीं चाइना की तरफ से कई बार ऐसी पहल की गई है जहां पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों को लेकर, अक्साई चीन को लेकर और कई ऐसी टेरिटरीज हैं जहां पर चाइना अपना क्लेम बार बार एस्टैब्लिश करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम उनकी सोवरेनिटी को पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं, बट चाइना भारत की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट नहीं करता। तो उस परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है, विचार होना चाहिए पॉलिसी पे? निश्चित रूप से सर इस पे विचार किया जा सकता है, बट एट द सेम टाइम सर जैसा मुझे लगता है कि इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है जिसकी बातों को आज दुनिया बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनती है। ऐसे में सर नीतियों में निरंतरता की आवश्यकता होती है, बट अगेन सर अगर कोई हमारे राष्ट्रीय हित में कोई चीज़ है तो हमें उस पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करना चाहिए। ठीक है। रवि, हाल ही के कुछ वर्षों में भारत ने अफगानिस्तान के साथ भी अपने संबंधों में तीव्रता दिखाई है। वर्तमान में मुझे बताइए कि हम अफगानिस्तान के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित कर रहे हैं? सर अभी अफगानिस्तान के साथ हम लोग बैक चैनल डिप्लोमेसी का सहारा ले रहे हैं, जिसमें ऑफिशियली बहुत ज़्यादा तो उनके बारे बातें नहीं कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए और साथ ही अफगानिस्तान के लोगों के हित को देखते हुए उनको रियायतें देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एड प्रोवाइड कर रहे हैं और जहाँ पे ज़रूरत होता है उनसे हम लोग डायरेक्टली इंगेज कर रहे हैं। ठीक है, तो अफगानिस्तान के साथ संबंध अगर हम अच्छे करेंगे तो हमारे किस प्रकार के नेशनल इंटरेस्ट सेटिस्फाई हो सकते हैं? सर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अफगानिस्तान जिस लोकेशन पे स्थित है उसको देखते हुए पाकिस्तान को कंटेन करने के लिए और चीन पर भी प्रेशर बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध रखें। अदरवाइज सर पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान तीनों का एक ग्रुप बन सकता है जो इंडिया के सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। रवि, हाल ही में भारत सरकार ने एक निर्णय ये भी लिया कि हम अफगानिस्तान के साथ जो इकोनॉमिक ट्रेड है उसको बढ़ाएंगे, वस्तुओं के आयात और निर्यात पे और काम किया जाएगा। अफगानिस्तान अपने आप में एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो आप मुझे बताइए कि वो कौन से रास्ते हो सकते हैं जहां से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं? सर एक अभी जो रास्ता है जो इसका हम लोग इस्तेमाल भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो है चाबहार बंदरगाह, उसके थ्रू। कहाँ लोकेटेड है चाबहार? सर ये ईरान में है। ठीक है, इसके अलावा और कोई? सर इसके अलावा जैसा कि पीओके इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो जब भी पीओके को हम पूरी तरह से भारत का एक हिस्सा बना लेते हैं तो उसके रास्ते भी सर हम अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी भारत और पाकिस्तान के संबंध ठीक नहीं है और हम पाकिस्तान के टेरिटरी को यूज़ नहीं कर सकते अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करने के लिए, तो इस संदर्भ में 2 एयर रूट्स को एक्सप्लोर किया जा रहा है सर अफगानिस्तान और भारत के बीच में। जानकारी है इसके बारे में? किस रूट को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं? सॉरी सर, मैं इसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। रवि, हाल ही में श्रीलंका में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था जिसकी वजह से काफ़ी डैमेज हुआ, काफ़ी कैजुअलिटी भी हुई। क्या नाम था उस साइक्लोन का? आई एम सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, भारत ने एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोग्राम भी चलाया, जानकारी है उसके बारे में? सर एड प्रोग्राम चलाया गया था जिसके तहत जरूरी राहत सुविधाएं प्रदान की गई हैं। नाम क्या है उस प्रोग्राम का? सॉरी सर, जानकारी नहीं, कोई बात नहीं। रवि, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, वर्तमान में SIR को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है मीडिया में भी और गवर्नेंस के लेवल पे भी। क्या है SIR? सर ये इसका पूरा नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। इसके तहत मतदाता सूची में जो त्रुटियां आ गई हैं विगत वर्षों में, माइग्रेशन के कारण, डेथ के कारण या फिर डुप्लीकेशन ऑफ नेमिंग के कारण, उसको सर ठीक करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, 3 चैलेंजेस बताइए जो वर्तमान में प्रशासन फेस कर रहा है SIR को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सर पहला चैलेंज तो है कि कुछ स्थानों पे
रिकॉर्ड्स या जो डॉक्यूमेंटेशन है उसका अभाव देखा गया है। ठीक है। सर दूसरी बात यह है कि इसके बारे में मिसकंसेप्शन भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है। और क्या मिसकंसेप्शन है? सर मिसकंसेप्शन ये है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि एसआईआर के तहत कुछ लोगों को मतदाता सूची से बाहर किया जा रहा है। ठीक है। और सर तीसरी चुनौती ये है कि इसके कारण बहुत सारे लोगों को कई बार अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि डॉक्यूमेंट। ठीक है रवि, थैंक शुक्रिया यू सर। रवि, आपके पिताजी किसान हैं? सर मैम। तो आप मुझे थोड़ा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताएंगे? मैम फसल बीमा योजना का मूल उद्देश्य फसल नष्ट होने के कारण जो किसानों को नुकसान होता है उससे उस नुकसान को कम करना है। इसके तहत रबी, खरीफ और जो बारहमासी फसल होते हैं उनके लिए निश्चित प्रीमियम की राशि निर्धारित की गई है। इसके तहत न केवल खेतों में खड़े फसल के नुकसान को कैलकुलेट किया जाता है बल्कि खेत में अगर कटाई के बाद भी फसल पड़े हुए हैं तो उनको भी दिया जाता है। और अभी कुछ अपडेट्स आए थे इसमें, आप जानते हैं उनके बारे में? सॉरी मैम। ओके। और ये योजना आई कब थी? हम 2015। 2015। और ये जो प्रीमियम है ये कौन भरता है, केंद्र या स्टेट्स? हम दोनों भरते हैं बिकॉज ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो दोनों एक खास रेशियो में भरते हैं। अच्छा, ठीक है। आप बिहार से हैं? मैम। तो बिहार से कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है? मैम मैथिली। मैथिली। और भी कोई लैंग्वेज है? मैम अभी तो मैं किसी और लैंग्वेज को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई नहीं। अच्छा, हमारा जो इनकम टैक्स का बेस है इंडिया में वो कम क्यों है? मैम इसका रीज़न ये है कि भारत एक मिडिल इनकम वाला देश है जहाँ ज़्यादातर लोगों की इनकम एक खास सीमा से नीचे है, जबकि इनकम टैक्स के लिए ज़रूरी ये है कि एक सर्टेन थ्रेशोल्ड को से ज़्यादा जिनका एनुअल इनकम है उससे उसको वसूला जा सके। तो अगर हम मैम ज़्यादातर लोगों से वसूलने की कोशिश करते हैं तो जो वसूली होगी उसके कंपैरिजन में जो इनकम टैक्स वसूलने के लिए एक्सपेंडिचर होगा वो ज़्यादा होगा, तो वो मैम यूजलेस है। एट द सेम टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स पे उसमें आ सकते हैं। एक रीज़न ये भी उसका मतलब हो सकता है कि फॉर्मल सेक्टर में जो लोग हैं वो कम है, इनफॉर्मल में ज़्यादा है, कम कमा रहे हैं तो इसलिए टैक्स नेट में नहीं आते हैं। यस मैम। इसके लिए कुछ कर सकती है सरकार? मैम सरकार की कोशिश है कि अलग अलग तरीके से चीज़ों को फॉर्मलाइज किया जाए, डेटा का इकट्ठा किया जाए। इस कारण से अभी के टाइम में MSME या दूसरे जो भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशनल्स हैं उनका भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की दिशा में कोशिशें की जा रही है सो दैट गवर्नमेंट के पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हो और उसके अकॉर्डिंग वो कंप्लायंस को कंप्लीट करे। बिहार की जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी रिच रही है, ग्लोरियस पास्ट रहा है, लेकिन अभी हमने काफ़ी सालों में ऐसा देखा, डेकेड्स में बहुत टाइम से, कि अब वो बहुत मतलब उतनी अच्छी स्थिति में नहीं है। तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, और अगर आपको इस डायरेक्शन में काम करना हो कि इसे कैसे सुधारा जा सके, दोबारा से ग्लोरियस कैसे बना सके, तो आप क्या करेंगे? मैम जहाँ तक कारणों की बात है तो इसके कारण की शुरुआत कॉलोनियल पीरियड में देखी जा सकती है। उस समय जो ज़मींदारी प्रथा थी उसमें विशेष करके ज़मींदारी प्रथा के कारण और ज़्यादातर जो ज़मींदार उच्च वर्ग के थे तो एडमिनिस्ट्रेशन में उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इस कारण से इंडिपेंडेंस के बाद जब लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई तो शुरू तो हो गया बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा नहीं हुआ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग थे वो अपने ज़मींदारी से निहित स्वार्थ से ग्रसित थे। एट द सेम टाइम 1952 में फ्रेट कॉरिडोर पॉलिसी लाई गई। इसके तहत जो इम्पोर्टेंस हो सकता था रॉ मटेरियल का, और जिस कारण से इंडस्ट्रीज सेटअप होने चाहिए थे बिहार के आसपास के इलाके में, वो वहाँ ना होकर के कोस्टल एरिया में हो गया बिकॉज फ्रेट का जो प्राइस था वो पूरे देश में सामान्य कर दिया गया। ओके। अच्छा, और बिहार में कुछ सर्किट्स बनाने की भी बात हुई है, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट, आप जानते हैं इनके बारे में? यस मैम। तो बुद्धिस्ट सर्किट में कौन सी जगहों को हमने आइडेंटिफाई किया? इसमें बहुत सारे जगह हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, जैसे राजगीर, नालंदा, लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, बोध गया, तो ये सारे उसमें निहित हैं। ओके। आपको शायरी भी पसंद है? मैम। शायरी और गज़ल में क्या फ़र्क होता है? मैम शायरी एक ब्रॉड टर्म है जिसमें गज़ल, नज़्म, शेर सभी शामिल हैं, जबकि गज़ल उसका एक हिस्सा है
जिसमें कई शेर का एक कॉम्बिनेशन होता है और हर शेर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके। अच्छा, तो ये जो शेर व शायरी हो गई या पोइट्री हो गई, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इसका कोई रोल रहा है? निश्चित रूप से मैम, इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को नेशनलिज्म से अवेयर कराने के लिए या फिर सरकार तक अपनी बातों को प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। कुछ एग्जांपल्स आपके दिमाग में आ रहे हैं अभी? मैम, इकबाल का एक बहुत प्रसिद्ध शेर है, अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। इसके थ्रू उन्होंने लोगों के स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस किया है और लोगों को ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रेरित किया है कि आप अपनी शक्ति को जानो और उनके अगेंस्ट कार्य करो। ठीक है रवि, मेरा बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो ग्रुपिंग्स है जैसे G20 हो गई या ब्रिक्स हो गई, तो इसमें इंडिया के लिए कितना ज़रूरी है कि अपनी भागीदारी को बढ़ाते रहें अभी के सिनेरियो में? मैम, इंडिया एक मेजर पावर है और ऐसे में अपने पावर को बनाए रखने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे इसका इंटरेक्शन और इसका एंगेजमेंट बना रहे। इसके थ्रू न केवल इंडिया बाकी देशों के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाता है, बल्कि अपने इंटरेस्ट को भी सबके सामने रख पाता है। एट द सेम टाइम ग्लोबल साउथ का लीडर होने के कारण या स्वयं को लीडर के रूप में अपने पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश के कारण ये ज़रूरी है कि जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मंचे हैं वहाँ से वो अपनी बात को बहुत मजबूती से रखें। तो इन मंचों पे भारत का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू रवि। थैंक यू। हेलो रवि मैम, आपने बोला आप यूपीएससी के लिए स्टूडेंट्स को एस्पिरेंट्स को मेंटोर करते हैं। मैम, क्या ऐसी खूबियां हैं जो एक अच्छे मेंटोर में होनी चाहिए? मैम, 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो वो प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सके। सेकेंडली मैम, उसके पास बहुत वाइड नॉलेज हो और एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उसके थ्रू वो जो अलग अलग और कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आते हैं उसको वो सॉल्व कर सकता है। एट द सेम टाइम मैम, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए, सो दैट बच्चे उसको या सामने जो भी है वो उसको सुने और उसको फॉलो करने की कोशिश करें। एट द सेम टाइम मैम, अगर मेंटर भी सक्सेसफुल होता है तो उसका सामने वाले जो भी हैं उन पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। यूपीएससी की तैयारी का जो इकोसिस्टम है उसमें क्या मुद्दे लगते हैं आपको? क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? क्या मुद्दे हैं? सॉरी मैम, मैं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाया। आपको लगता है कि यूपीएससी में एक इकोसिस्टम, तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए एक इकोसिस्टम बन गया है? प्राइमरीली समझे तो कोचिंग इकोसिस्टम। यस मैम। ज़्यादातर बच्चे सेल्फ स्टडी की जगह कोचिंग की ओर बढ़ रहे हैं। यस मैम। अब वो ट्रेंड ऑफ कोर्स रिपीट नहीं, मतलब उतना ज़्यादा नहीं चल रहा है क्योंकि ऑनलाइन मोड्स आ गए हैं और वापस से सेल्फ स्टडी की तरफ हम देख सकते हैं कि कुछ झुकाव बच्चों का चल रहा है। लेकिन आप क्या बोलते हैं, इसके अलावा कोई और मुद्दे लगते हैं आपको? मैम, इस संबंध में सेल्फ स्टडी मुझे लगता है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस दिशा में जो स्कूल्स हैं, क्योंकि बिहार में मैंने देखा है कि कुछ ऐसे एफर्ट्स किए गए हैं जिसके तहत स्कूल लेवल पे या गवर्नमेंट के स्तर पे उनको स्कूल में ही उस दिशा में अग्रसर किया जा रहा है। तो मैम, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के स्थान पे अगर इन सब का सहारा लिया जाए, सेल्फ स्टडी और जो गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स हैं, तो वो शायद ज़्यादा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। कोई पर्टिकुलर स्कीम्स हैं आपके दिमाग में जो स्टार्ट हुई हैं? मैम, स्कीम का प्रॉपरली नाम तो मुझे नहीं पता है, बट बहुत सारे राज्य सरकारों ने प्रिपरेशन के लिए एक अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मंच तैयार किया है। जी। अच्छा, सोचिए कि एक स्टूडेंट है जिसको आप मेंटोर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा है वो बच्चा पढ़ाई में, लेकिन किसी कारणवश उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है और वो आपके पास आता है कि मेरे को अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज करना है। क्या बोलेंगे आप एक फेलियर के बाद? मैम, डिपेंड करता है कि ऑप्शनल कैसा है। रीज़न बीइंग कि यूपीएससी में ऐसा देखा गया है कि कुछ सब्जेक्ट्स में मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, स्पेसिफिकली अगर वो हिंदी मीडियम का है तो उसके ऑप्शनल्स के ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। जी। तो अगर ऑप्शनल ऐसा है जिसमें मार्क्स सामान्यतः अच्छे आते हैं तो मैं प्रोत्साहित करूँगा कि उस ऑप्शनल पे वो और काम करे और उसकी जो समस्या है उसको मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। बट एट द सेम टाइम अगर ऑप्शनल उसका ऐसा है जिसमें मार्क्स ट्रेडिशनली कम आते हैं तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि चेंज करे।
एट द सेम टाइम जो बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं मैं उससे उसे अवगत करवाऊंगा, और साथ ही जो ऑप्शनल की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी सही होती है मैं उससे उसके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट के जिम्मेदार हैं, 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मैम। अब एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचाएगा और लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट है क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व है। एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें रिस्क ऑफ मिसमैनेजमेंट कम है लेकिन वो कम लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, हालांकि जिन लोगों को वो फ़ायदा पहुंचा रहा है दे बिलोंग टू द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो आप दोनों में से, और आपके पास पॉलिटिकल प्रेशर है ऊपर से कि आप पहला जो प्रोजेक्ट है जो ज़्यादा लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट दे रहा है आप उस पर काम कीजिए, आप दोनों में से कौन सा रास्ता अपनाएंगे? मैम पहले मैं ये असेस करने की कोशिश करूँगा कि जो ज़्यादातर लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहा है कि वो सिर्फ पेपर्स पे या फिर ऐसे फ़ायदे क्या वो ऐसे फ़ायदे हैं जिसके बिना भी काम हो सकता है, और अगर ऐसा फ़ायदा रहेगा तो निश्चित रूप से मैं जो वल्नरेबल सोसाइटी के लोग हैं उनके प्रोजेक्ट को ज़्यादा ध्यान दूंगा। बट एट द सेम टाइम अगर वो प्रोजेक्ट ऐसा हो जो एक तरह से इंडिस्पेंसिबल हो बड़े ग्रुप के लिए तो सर मैं उसके प्रति ज़्यादा फोकस करूँगा। मेरा फाइनल सवाल आपसे, क्या एआई टीचर्स या मेंटर्स को रिप्लेस कर सकता है? मैम अभी के टाइम में ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो पूरी तरह से मेंटर्स और टीचर्स को रिप्लेस कर देगा, बट मैम निश्चित रूप से इसमें पोटेंशियल है, बट एट द सेम टाइम 100% रिप्लेसमेंट आई डोंट थिंक ये पॉसिबल है। ऑलराइट, थैंक यू। थैंक यू मैम। रवि, आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, नवादा से आते हैं। नवादा की हिस्ट्री थोड़ी बहुत देखी होगी। ये गुप्त काल का पतन होने के बाद सर मगध रीजन में, नवादा भी उसी में आता है, यस, एक मौखरी वंश ने कुछ शासन किया था कुछ समय तक, और फिर कुछ उत्तर गुप्तकालीन वंश ने भी किया था। सर कुछ पढ़ा है उसके बारे में? सर मैंने सिर्फ नाम सुना है, मैंने उसको डिटेल में पढ़ा नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये बताएं कि गुप्त काल के बाद बिहार के जो का इतिहास है, सल्तनत काल के शुरुआत तक या शेर शाह की शुरुआत तक 1540 तक, वो लगभग 540 से 1540, ये 1000 वर्ष के इतिहास बिहार का कैसा रहा? सर इस दौरान बिहार का जो इतिहास था वो मिला जुला रहा, क्योंकि शुरू में पाल वंश के अधीन बिहार की प्रगति काफ़ी हुई 200-300 सालों तक, लेकिन उसके बाद सर ये कहीं ना कहीं डिक्लाइनिंग फेज में ही रहा, और फिर जो भी छोटे छोटे वंश आए जैसे कन्नाड़ वंश, तो वो कुछ खास नहीं कर पाए, और फिर जब तुर्कों का बिहार तरह का पॉलिटिकल वैक्यूम दिखता है गुप्त काल के बाद। क्या लगता है, आपकी इतिहास दृष्टि क्या कहती है, पॉलिटिकल वैक्यूम क्यों शुरू हो गया गुप्त काल के बाद? सर इसका एक बड़ा कारण था कि सामंती प्रथा की शुरुआत हो चुकी थी, और सामंतवाद में क्या होता है कि जो पावर्स है वो कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज होते जाता है, और इस कारण से सर ये कई बार पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट करता है। तो आज तो हम संवैधानिक प्रक्रिया के तहत डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को सपोर्ट करते हैं, ये अच्छा माना जाता है। सर ये चूँकि ये संविधान के तहत हो रहा है, इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को न केवल अथॉरिटी दी जाती है, पावर दिया जाता है, बल्कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी साथ साथ होता है तो सर वो विकास की ओर जाता है। जबकि जो फ्यूडलिज्म के दौरान डिसेंट्रलाइजेशन हुआ उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के स्थान पे सिर्फ और सिर्फ अथॉरिटी पे बल दिया गया, तो वो विकास के स्थान पे विनाश की ओर लेकर गया। ठीक है रवि, आपका इंटरव्यू हो गया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। मे आई कम इन सर? आइए। थैंक यू सर। पिछले साल इंटरव्यू में कितने अंक मिले? 180 सर। 180। यस। ठीक है, अब क्या चाहिए? 10 नंबर और चाहिए? नहीं, 10-12 नंबर। देखिए, मुझे लगता है कि उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो परफॉर्म कर रहे हैं अच्छा है, पिछले साल भी अच्छा परफॉर्म किया था, बीपीएससी वगैरह लगातार आप सिलेक्शन पा ही रहे हैं, और चूँकि आपका डेट आया नहीं है तो आपके पास वक्त है यस सर कि चीज़ों को थोड़ा रिवाइज कर लीजिए। एक इतिहास के विद्यार्थी से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या टैक्स डिपार्टमेंट ट्रेनिंग ले रहे हैं, यस सर, उनसे क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, ऐसे सोच के देखिए। अलग अलग कालखंड में एक टैक्समैन से प्राचीन काल में क्या क्या सवाल बनता है, मध्यकाल में क्या बनता है, आधुनिक काल में क्या बनता है, उत्तरी भारत में क्या बनता है, दक्षिणी भारत में, तो एंशिएंट में भी उत्तरी दक्षिणी करके
यस सर। तो टैक्स स्ट्रक्चर को जो इवोल्यूशन है भारत में प्राचीन काल से लेकर, एक तो थोड़ा सा उस पर गौर करिएगा, यस सर। थोड़ा सा में उसमें लगाइएगा। सूचनाएं उपलब्ध हैं, तथ्यों की कोई किल्लत नहीं है। अर्थशास्त्र में क्या है, अर्थशास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि साम्राज्य के अंदर 1/5 टैक्स लगेगा और जो बाहर से आ रही है 1/6, वो 1/5 1/6 लगा है। उसको आप जब कन्वर्ट करते हैं परसेंट में तो बाहर से वाले में 1/5, अंदर वाले में 1/6। तो 1/5 बाहर वाले मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया 20%, यस सर। और अंदर वाला मतलब एक्साइज ड्यूटी 16-17%। यस सर। तो और ये चीज़ चाणक्य की किताब में लिखी है, और ये चीज़ अशोक के में भी दिखता है 1/6 वो लुम्बिनी वाले अभिलेख में। तो इसका मतलब कि वो न सिर्फ किताब से वेरीफाई हुआ बल्कि अभिलेख से भी वेरीफाई हुआ। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में ज़्यादातर 1/6 टैक्स को मान्य माना, स्टैंडर्ड रेट माना गया था। मुगल काल में या सल्तनत काल में 1/3 हो गया था, वो यस डबल हो गया। आज जीएसटी का रेट का कितना है? 5% एंड 18% के 2 स्लैब्स हैं। 18% है। एक बार बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेनवेट रेट अनाउंस किया था, आज से लगभग 15 साल पहले। वो 16% ही अनाउंस किया गया था। उसके पीछे लॉजिक वही था कि ये पुराने ज़माने से चल रहा है। तो हो सकता है इसके इर्द गिर्द एक तो डोमेन मुझे वो लग रहा है कि सवाल बन सकते हैं। अभी आप चूँकि अंडर ट्रेनिंग है, यस सर। तो उसी से प्रेरित सवाल बनने की ज़्यादा गुंजाइश है। बिहार में भी रेवेन्यू अफसर वाली ट्रेनिंग आपने ली है? नहीं सर, वो मैंने ज्वाइन नहीं करा था। अच्छा, ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किए थे। तो ये सब थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, भले ही आपके ट्रेनिंग में भी नहीं है। अभी तो आपका 20-25 दिन के बाद ही इंटरव्यू होगा। यस सर। डायरेक्टर्स कोड क्या है, इनकम टैक्स बिल का मुख्य प्रावधान क्या है, ये सब रिवीजन कर लेना चाहिए आपको। यस सर। इतिहास दूसरा आपका ऑप्शनल है, तो वो डोमेन है। अपने इलाके से, नवादा से, बिहार से अपनी तैयारी रखनी चाहिए। यस सर। अभी बिहार सरकार ने 11 नए शहर, मतलब शहरों के नवीकरण का कार्यक्रम अनाउंस किया है। यस सर। वो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि उससे रोजगार भी पैदा होगा, और शहरीकरण की प्रक्रिया में जो सबसे पिछड़ा राज्य है बिहार, उसको गति मिलेगी, तो और विकास को भी गति मिलेगी, जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ेगा। तो वो 9 डिविजन्स बिहार के हैं, उनका डिविजनल हेडक्वार्टर हो गया 9, और 2 हैं टूरिज्म के ख्याल से। एक तो सीतामढ़ी पुरम नाम रख दिया है, सीतामढ़ी। ये खबर आई आपके पास? सॉरी सर। सीतामढ़ी का नया नाम सीतामढ़ी पुरम, और एक हाजीपुर, मेला वगैरह के चलते। यस। तो ये सब थोड़ा सा अपडेट रखिएगा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के ख्याल से। वक्त का मतलब फ़ायदा उठाइएगा। और बाकी चीज़ें ठीक है, जैसे जो भी सवाल आपसे पूछे गए उसके जवाब आप दे रहे थे, कहीं कहीं लड़खड़ा रहे थे। अब जैसे हिस्ट्री में मुझे लग रहा था कि ये फैक्ट लुम्बिनी वाला इतना लोग जानता रहता है कि ये ध्यान ही होगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा मौखरी वंश और उसके बारे में इसलिए क्योंकि आपकी नवादा की लोकल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। यस सर। लेकिन वो जवाब आपने बहुत अच्छा दिया कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ पावर और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो पोस्ट गुप्तोत्तर काल में दरअसल डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी हुआ। यस। और वो आपने सही कहा कि उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं गई, खाली अधिकार नीचे तक चला गया। इसी को डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ज़्यादा ताकतवर हो गए। यस। तो जवाबों की गुणवत्ता आपकी पहले जैसी भी, पिछले साल भी बहुत अच्छी थी, इस साल भी बहुत अच्छी है। फैक्चुअल गैप्स कहीं कहीं दिख रहा है, तथ्यात्मक। यस, इनफैक्ट सर पिछले 3 महीने में बिल्कुल पढ़ाई हुई नहीं। हाँ, तो वो तो बस वो गैप था है। क्योंकि वक्त है तो आप कर सकते हैं। देखने Yes, का, बैठने वगैरह का लहजा अच्छा है। हाथ में जो धागा पहना है वो थोड़ा सा गंदा सा दिख रहा है, ओके सर, आई विल रिमूव तो नया पहन लीजिएगा। नहीं, इट। यस मतलब उसमें भाव होता है कि पवित्र होना चाहिए। यस। गंदा है इसका मतलब अपवित्र है, यस सर। तो वो नया पहन लीजिएगा। पहनने में कोई मनाही नहीं, पहनना चाहिए। वो तो खैर अपना कस्टम है। अपने जो मेट्रोमैन थे वो तो पूरा तिलक लग लगा के ऑफिस में आते थे। ठीक है, यस तो सर। अपीयरेंस बहुत अच्छा लग रहा है, भाव भंगिमा अच्छी है, ध्वनि का स्तर अच्छा है। वो सब आप तजुर्बेकार आदमी है, उसमें कुछ कहना ही नहीं है। तो कंटेंट वाले में इन्हीं सब चीज़ों पे थोड़ा सा टेक्स्ट, थोड़ा सा हिस्ट्री। यस सर। बाकी आईआर वगैरह में आजकल रूस के साथ, अमेरिका के साथ ट्रेड डील पे वार्ताएं चल रही हैं, यूके के साथ हो गई है। यस सर। तो चूँकि उसमें कहीं ना कहीं टैक्स इम्प्लीकेशंस होते हैं, इस तरह के ट्रेड डील जब भी होते हैं, उस नज़रिए से देखिएगा। यस सर। हम कस्टम ड्यूटी घटाते हैं, बढ़ाते हैं, जो भी करते हैं,
तो वो इनडायरेक्ट टैक्स से ले रहे हैं, लेकिन आप चूंकि हैं टैक्स में तो IR वाले चीज़ों Yes, को थोड़ा सा डोमेन में ले लीजिएगा। यस सर। ठीक है। यस और कोई मन में जिज्ञासा या संशय प्रश्न? थैंक यू सर। इनफैक्ट सर पूरे ट्रेनिंग पीरियड में तो बिल्कुल पढ़ाई हो ही नहीं थी, तो करंट अफेयर भी एक तरह से छूटा हुआ है। सो हाँ, उसको थोड़ा- किस हद तक मैनेज किया जाए? छोटे छोटे टॉपिक घटनाओं पे ध्यान देना चाहिए भी, या फिर उनको बिल्कुल स्किप कर दिया जाए? कोई नहीं, ये 2-3 डोमेन ही बनते। एक IR के जो लेटेस्ट करंट डेवलपमेंट चल रहे हैं वो, यस सर। एक हिस्ट्री का जो ट्रेडिशन, और ये राखी गढ़ी वगैरह का जो एक्सकवेशन हो रहा है ना, यस सर। वो थोड़ा सा अपडेट रखिएगा अपने आप को। लार्जेस्ट टाउन अब तक डिस्कवर हो चुका है, यस सर। तो क्या एरिया है मोहनजोदाड़ो और इसका कंपैरिजन, या हड़प्पा से कंपैरिजन पूछ सकते हैं। यस सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू मैम। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।